एक सवाल है जिसका जवाब दुनिया जानना चाहती है कि कीव पर रूस का कब्जा अब तक क्यों नहीं हो पाया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद इस सवाल का जवाब दिया है। कीव पर पुतिन ने क्या कहा और क्या है राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा ऐलान, दोनों ही सवालों के जवाब इस रिपोर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार रॉकेट और मिसाइल दागी जा रही हैं। यहां की इमारतें भी खार्किव की तरह मलबे में बदलने लगी हैं। ये इमारत भी रूसी रॉकेट के टारगेट पर आई और हमले के बाद आग लग गई। आप देख सकते हैं किस तरह बिल्डिंग से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। अब सवाल है कि कीव पर रूस का हमला जारी है, लेकिन कब्जा अभी तक क्यों नहीं हुआ। क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कीव पर कब्जा करने में लगातार नाकाम साबित हो रहे हैं? आखिर पुतिन के दिमाग में कीव को लेकर क्या चल रहा है? इन सारे सवालों का जवाब खुद पुतिन ने दिया है। पहला सवाल, क्या पुतिन का स्पेशल ऑपरेशन नाकाम हो गया? Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами. दूसरा सवाल, ये जंग कब तक चलेगी? В самом начале операции на Донбассе киевским властям по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса. Не захотели. तीसरा सवाल, कीव पर कब्जा कब तक? Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели. पुतिन के मुताबिक उनका इरादा कीव या पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है। तो फिर रूस ने युद्ध क्यों छेड़ा और क्यों कीव समेत यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों पर रॉकेट और मिसाइल से हमला कर रहा है? क्यों रूस के टैंक यूक्रेन की गलियों में दहशत बनकर दौड़ रहे हैं? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है और वो है पुतिन की शर्त। पुतिन साफ कर चुके हैं, अगर यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होने की गारंटी देगा और डोनेस्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देगा तो रूसी सैनिक पीछे हट सकते हैं, यानी युद्ध खत्म हो सकता है। दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत लगातार चल रही है, लेकिन 22 दिन बाद भी जंग जारी है। कीव से अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देशहित में अब बात आखिरकार यूक्रेन वॉर के बीच 80 साल पहले हुए पर्ल हार्बर हमले को लेकर जिक्र क्यों किया जा रहा है? आखिरकार क्यों रूस यूक्रेन वॉर के बीच अमेरिका को 9/11 हमले की भी याद दिलाई जा रही है? यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए अमेरिका के पुराने जख्मों को कुरेदा। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के संबोधन में पर्ल हार्बर और 9/11 का जिक्र एक खास मकसद से किया गया था, लेकिन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का ये मकसद पूरा हुआ या नहीं, इस रिपोर्ट में देखिए। आसमान से बरसती रूसी मिसाइलें जब यूक्रेन की इमारतों को, यूक्रेन के सैनिकों को निशाना बनाती हैं, तो छोड़ जाती हैं दहकती आग, बारूदी महक और तबाही के बाद की तस्वीरें। ये जंग की तबाही की वो तस्वीरें हैं जो आजकल यूक्रेन का मुकद्दर बनी हुई। कीव पर कब्जा करने में रूस को जितने दिन लग रहे हैं, रूस का हमला उतना ही आक्रामक होता जा रहा है। रूस के फाइटर जेट्स, मिसाइलें, टैंक यूक्रेन के लोगों के लिए मौत का दूसरा नाम बन चुके हैं। जिस तरह की तबाही और पलायन इस वक्त यूक्रेन में नजर आ रहा है, कई दशकों में दुनिया के किसी कोने में दिखाई नहीं दिया। पुतिन की सेना तय लक्ष्य के साथ कीव की तरफ बढ़ रही है और रूस के हमले से बचने के लिए, रूस पर जवाबी हमला करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दुनिया भर से मदद की गुहार लगा रहे हैं। और फिलहाल वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की संसद को संबोधित किया है।
यूक्रेन वॉर के बीच जेलेंस्की के संबोधन के बाद दुनिया में यूक्रेन वॉर के साथ साथ अमेरिका पर जापान के सबसे खतरनाक हमले यानी पर्ल हार्बर और अमेरिका पर हुए सबसे बड़े आतंकवादी हमले यानी 9/11 की चर्चा भी शुरू हो गई। अब आप सोचेंगे पर्ल हार्बर का 9/11 का यूक्रेन अटैक से क्या संबंध है और जेलेंस्की ने अमेरिका की संसद में ऐसा क्या कह दिया जिससे इतिहास में दफन हो चुके आक्रमण के ये अध्याय फिर से जीवित हो गए हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के इस बयान की हर लाइन को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए जो उन्होंने अमेरिकी संसद में दिया है। Сьогодні у Мелітополі окупанти захопили мера міста Івана Федорова. Мера, який мужньо захищає Україну та людей у своїй громаді. Очевидно, що це ознака слабкості загарбників. Вони не зустріли жодної підтримки на нашій землі, хоча вони на неї дуже розраховували. Бо роками брехали самі собі, що нібито в Україні чекають на Росію. यानी अपने लिए समर्थन जुटा रहे जेलेंस्की ने अमेरिका की संसद को अमेरिका पर हुए 2 सबसे भयानक हमलों की याद दिला दी और यूक्रेन पर जारी रूस के हमलों की तुलना इन हमलों से कर दी। अब सवाल उठता है, आखिरकार जेलेंस्की अमेरिका को पर्ल हार्बर और 9/11 की याद क्यों दिला रहे थे? हम आपको यह भी बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए जिसे दुनिया पर्ल हार्बर हमले के तौर पर जानती है। 7 दिसंबर 1941 के दिन प्रशांत महासागर के हवाई द्वीप समूह पर स्थित अमेरिकी नौसेना के एक अड्डे पर 2 घंटे तक ऐसी बमबारी हुई जिसने दूसरे विश्व युद्ध का रुख बदल दिया और इसी के साथ बदल गई जापान और अमेरिका की किस्मत भी। जब जापान ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर हमला किया था तो इस हमले में जापान के 350 से ज्यादा लड़ाकू विमान शामिल थे। इस हमले में पर्ल हार्बर पर तैनात अमेरिका के 8 जंगी जहाज नष्ट हो गए। इसके अलावा 2400 से ज्यादा अमेरिकी जवान भी मारे गए। पर्ल हार्बर अटैक में 100 जापानी सैनिक भी मारे गए। इस हमले के बाद अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। अमेरिका ने पर्ल हार्बर के बाद मित्र राष्ट्रों की ओर से मोर्चा संभाल लिया और इसके बाद जापान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति भी जापान पर एटमी हमले के बाद हुई थी। अब सवाल उठता है, जापान ने अमेरिका पर यह हमला क्यों किया था? इसकी वजह थे अमेरिकी प्रतिबंध जो चीन में जापान के बढ़ते हस्तक्षेप के बाद अमेरिका ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों और चीन को मित्र सेना की मदद से नाराज होकर ही जापान ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया था। प्रेसिडेंट जेलेंस्की अमेरिकन पार्लियामेंटेरियंस और आम जनता को ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, जिस तरह दिसंबर 1941 में इम्पीरियलिस्ट जापान का एग्रेशन आपको सहना पड़ा था या उसका सामना करना पड़ा था, आज ठीक उसी तरह से रशिया के मिलिट्री एग्रेशन को यूक्रेन सामना कर रहा है और ऐसे में उसे हर किस्म की मदद चाहिए और इसी इमोशनल एंगल को इन्वोक करके वो और ज़्यादा मदद की उम्मीद रख रहे हैं अमेरिका और उसके अलाइज से। वहीं 9/11 हमले को आतंकवादी संगठन अल-कायदा ने अंजाम दिया था, जिसमें विमानों को हाईजैक करके हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया और अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स को निशाना बनाया गया। इस हमले में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अमेरिका ने इन दोनों हमलों का बड़ा बदला भी लिया और अब जेलेंस्की अमेरिका के इन जख्मों को हरा कर रहे हैं, तो इसकी भी खास वजह है। अमेरिका पर ये दोनों हमले आसमान से किए गए और फिलहाल वोलोदिमीर जेलेंस्की चाहते हैं कि अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करें, यानी यूक्रेन के आसमान में रूस के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन की उड़ान पर रोक लगाई जाए। ऐसा होने पर यूक्रेन की सेना और लोग रूस के हवाई हमलों से बच जाएंगे। Я запевняю, про це дізнаються 100% людей в усіх демократичних країнах. Дії російських загарбників будуть прирівнені до дій терористів іділ. इसके अलावा जेलेंस्की अमेरिका और नेटो देशों से लड़ाकू विमान भी मांग रहे हैं ताकि रूस के हवाई हमलों का मुकाबला किया जा सके और रूसी सेना को निशाना बनाया जा सके। लेकिन अमेरिका के लिए जेलेंस्की की ये मांगे पूरा करना
थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने पर अमेरिका को यूक्रेन के आसमान की रखवाली के लिए अपने विमान भेजने होंगे, जो अमेरिका से रूस के सीधे संघर्ष की शुरुआत की वजह भी बन सकता है। The idea that we're going to send in offensive equipment and have planes and tanks and trains going in with American pilots and American crews, just understand and don't kid yourself, no matter what you all say. That's called World War III. फिलहाल जेलेंस्की के संबोधन के बाद भले ही उनको आसमान में अमेरिका से कोई मदद ना मिल रही हो, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के हमले से बचाने के लिए बड़ी सैन्य मदद का ऐलान जरूर कर दिया है। जो भी मदद उन्हें बाहर से मिल रही है वो इस मुद्दे को सुलझाने में कहाँ तक सफल होगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका और उसके नेटो अलाइज ने ये साफ साफ कह दिया है कि दे विल गो दस फार एंड नो फर्दर, यानी वो बाहर से पूरी तरह सपोर्ट करेंगे लेकिन अपने बूट्स ग्राउंड पे नहीं भेजेंगे। यानी जेलेंस्की को अमेरिका की मदद के सहारे रूस से अपनी जंग खुद ही लड़नी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.